चलो सो हम लोग बात कर रहे थे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड के बारे में। याद है क्या आपको? कौन सा स्टैंडर्ड था वो? अरे भाई साहब, ऐसे नंबर 320 की बात हो रही थी। 320 325 कहां से आया भाई? रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। चलो दोस्तों, बात कर रहे थे ऐसे नंबर 320 की, और हमने ऐसे 320 में हमने क्या बातचीत करी थी कि मटेरियलिटी जो है इट इज अ मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग व्हाट? ओमिशन। मिसस्टेटमेंट इंक्लूडिंग व्हाट? ओमिशन। अगर इट कैन इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर्स taken on the basis of financial statements, then it is considered as what? Material। बराबर, एकदम ऐसी बात हुई थी। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या बोला था? मटेरियलिटी इज नॉट अ मैटर ऑफ साइज। मटेरियलिटी के लिए साइज डज नॉट मैटर। ठीक है। सो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि अगर छोटी भी अगर गलती रहेगी, बट अगर उसका इंपैक्ट बराबर अगर ज्यादा होगा तो हम लोग कहेंगे दैट इज व्हाट? मटेरियल। जैसे हमने क्या बातचीत करी थी, आपको याद होगा कि अगर एक स्मॉल फ्रॉड हुआ है, स्मॉल थेफ्ट हुआ है, भले ही अमाउंट इज नॉट दैट ग्रेट, बट इससे अपने को समझ में आता है कि इसका सीरियस इंपैक्ट हो सकता है फ्यूचर में, इंटरनल कंट्रोल का वीकनेस पता चल सकता है, तो इट इज व्हाट? इज मटेरियल। ऐसा कुछ याद आ रहा है आपको? यस सर। फिर अब यहां से आगे बढ़ते हैं हम, और आज इसमें फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने जो डिस्कस कर लिया था, याद होगा आपको क्या डिस्कस किया था हमने? कि मटेरियलिटी की अगर बात करें तो ये 3 जगहों पे अप्लाई होता है। एक प्लानिंग ऑफ द ऑडिट, एक परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट, एंड थर्ड पॉइंट ये ध्यान में रखना, सिर्फ रिपोर्टिंग बोल के नहीं चलेगा, वी आर हियर टू इवैल्यूएट द मिसस्टेटमेंट्स, आइडेंटिफाइड मिसस्टेटमेंट्स एंड अनकरेक्टेड। बराबर कि नहीं? वो इवैल्यूएट कौन से स्टेटमेंट्स को करना है? जो आइडेंटिफाई करे और उसमें के जो अनकरेक्टेड है, फॉर एक्सप्रेशन ऑफ एन ओपिनियन ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। याद आ रहा है आपको ऐसा? यस। तो वो हम लोग बात कर रहे हैं। अभी फिर हम लोग बात करेंगे सेकेंड पॉइंट की, जो मैंने आपसे कहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट और बढ़िया अपने को डिस्कशन करना है, तो इसके बारे में ये बातचीत हो रही थी। इसमें अभी बहुत डिटेल में पढ़ना है, बहुत अच्छा कंटेंट है, आइए उसको स्टडी करते हैं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, एकदम आराम से उसको डिकोड करेंगे, एकदम ध्यान से। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जैसे कि क्या? अपना शेड्यूल 3 रे, थर्ड शेड्यूल, दे आर व्हाट? द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स। Financial reporting framework often discuss the concept of materiality in context to preparation of financial statements. Financial statements क्या बोलता है? Materiality को define करता है। Financial reporting framework schedule 3 most of the times it defines what? Materiality। जैसे अगर कुछ खर्चे 1% ऑफ टोटल रेवेन्यू से ज्यादा है तो दे नीड टू बी डिस्क्लोज्ड व्हाट? सेपरेटली। बराबर है। 5% ऑफ द शेयर होल्डिंग जिसके पास ज्यादा है उन्होंने अलग से डिस्क्लोज करना है। ऐसे बहुत सारे आइटम्स है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ही बोलता है कि इनको क्या करना है, अपन ने इनको डिस्क्लोज करना है, तो वो क्या हो जाता है? वो मटेरियल हो जाता है। ठीक है। वो बोलते हैं कि उन्हें करंट नॉन करंट में आपने बाइफरकेट करना है, तो ये भी क्या है? ऑपरेटिंग साइकिल के बेसिस पे करंट और नॉन करंट में बाइफरकेट करना है, तो पता चलेगा इट इज मटेरियल और नॉट। क्लियर है एकदम? तो वो क्या कहता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये ध्यान में रखना, अपन ऑडिट करते समय प्लानिंग, परफॉर्मिंग, रिपोर्टिंग में मटेरियलिटी कंसीडर करते हैं, बट ये मटेरियलिटी मोस्ट ऑफ द टाइम्स कहां डिफाइन करी होती है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में। तुम बात को समझो, ऐसा जनरली अगर अपन मटेरियलिटी की बात करें तो व्हाट इज मटेरियलिटी? इट इज समथिंग दैट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस योर इकोनॉमिक डिसीजंस। समझा क्या बात को? बट ये तो सब्जेक्टिव टर्म हुआ ना,
मैं सोच रहा हूं कि इससे आपकी डिसीजन अफेक्ट होंगे या नहीं होंगे, इट्स माय प्रोफेशनल जजमेंट। बट लॉ कभी कभी क्या बोलता है, भाई ये ऐसा ऐसा होना चाहिए, ये मटेरियल है, 1% के ऊपर जो है डिस्क्लोज करो, 5% वोटिंग इक्विटी का ऊपर डिस्क्लोज करो। तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स आर डिफाइनिंग व्हाट, मटेरियलिटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। समझा क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने के लिए ऑल्दो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में डिस्कस मटेरियलिटी इन डिफरेंट टर्म्स, दे जनरली एक्सप्लेन दैट। अलग अलग टर्म्स में बताता है ना वो, परसेंटेजेस में, करंट नॉन करंट है, वो उसको वैसे एक्सप्लेन करता है वो। तो अलग अलग टर्म्स में है। एक बार मेरे साथ ये इतना पढ़ लेना तो टोटलिटी में एक व्यू अच्छा आएगा आपको, स्टेप बाय स्टेप। तो दे जनरली एक्सप्लेन दैट। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है कि वो कैसे भी आपको बता दे कि मटेरियलिटी क्या है, कोई भी टर्म में बता दे, बट जनरल इसका मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज जनरली दे मीन कि द मिसस्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग ओमिशन आर मटेरियल if they individually or in aggregate are reasonably be expected to influence the economic decisions of the user। क्या ये मटेरियलिटी को ही डिफाइन कर रहा है क्या? उसका कहना क्या है, भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कुछ भी बोलने दे। देखो ऐसा नॉर्मल कॉन्वर्सेशन करते हैं, वो क्या बोल रहे हैं, भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में मटेरियलिटी को लेके उसको कुछ भी बोलने दे, बट क्या होगा, जनरली मटेरियलिटी का मतलब यही होगा, वो आपके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखेगा। ऑल इन ऑल, बॉटम लाइन, दुनिया के कोई रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को मटेरियलिटी को डिफाइन करने दे, किसी भी टर्म्स में बोलने दे, बॉटम लाइन उसका क्या होगा, ये चीज यूजर के इकोनॉमिक डिसीजंस को अफेक्ट करेगा। समझा क्या? ऐसा लिखते जाओ, जो मैं बता रहा हूं, जो समझा रहा हूं, तो इसका मजा अलग है कि वो फाइनेंशियल एफआरएफ को कुछ भी बोलने दो, एफआरएफ को कुछ भी बोलने दो, नहीं फर्क पड़ता है। समझा क्या? पॉइंट नंबर 1। बट अब दूसरा पॉइंट, इसमें बहुत मजा है, ध्यान से सुनना। दूसरा और तीसरा, जनरली क्या बातें कर रहे हैं, जजमेंट अबाउट मटेरियलिटी, जो मटेरियलिटी का जजमेंट है ना, इट इज मेड इन द लाइट ऑफ, क्या बोलता है, इट इज मेड इन द लाइट ऑफ, लाइट ऑफ मतलब क्या, कीपिंग इन माइंड द सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस, ठीक है ना, द सराउंडिंग सर्कमस्टेंसेस विच आर अफेक्टेड बाय द साइज एंड नेचर ऑफ अ मिसस्टेटमेंट और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। सिचुएशन, उस सिचुएशन में उसका क्या मतलब है, क्या मायने हैं, और आपके बिजनेस का साइज या वो बिजनेस का नेचर या मिसस्टेटमेंट, उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे कि वो मटेरियल है या नहीं है। नो डाउट मटेरियलिटी मतलब क्या है कि वो आपके डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की ताकत रखता है, उसको अपन बोलते हैं मटेरियलिटी, जनरली वो मतलब है। बट वो मतलब निकालने के लिए आपको उसको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, कीपिंग इन माइंड व्हाट, सच सिचुएशन या वो गलती का मैग्नीट्यूड, साइज एंड नेचर ऑफ द मिसस्टेटमेंट, उसको ध्यान में रखना है आपको। अभी एक फैक्चुअल चीज मैं आपको बताता हूं। अकाउंटेंट्स मुकेश अंबानी के पास गए और उनको बोला कि अपने यहाँ पे है ना क्या हुआ है, वो एक 80 लाख का है ना फ्रॉड हुआ है अपने यहाँ। मुकेश अंबानी इज लाइक कि मेरे को है ना फालतू बॉदर मत कर, तू निकल यहां से। समझा गया? फालतू में 80 लाख वगैरह क्या है ये? अकाउंटेंट हैंग हो गया ना भाई, क्या बोल रहे थे, क्या बोलना है आपको इसके ऊपर? 80 लाख रुपीज है। अरे बेटो 800 करोड़ के कंपनी में, 8000 करोड़ के कंपनी में 800 बहुत कम हो गया, हजारों करोड़ों की कंपनी है वो, उसमें 80 लाख। इट इज लाइक 1000 में 80 रुपीज। समझा क्या बात को? तो इट इज वेरी पीनट्स। 1000 में 80 भी नहीं रहे, 8 रुपए, 1000 में 8 रुपए, तो इट इज पीनट्स, चिल्लर है। तो ऐसे केस में वो मटेरियल नहीं होगा। इट इज टू बी इवैल्यूएटेड इन द लाइट ऑफ व्हाट, सर्कमस्टेंसेस, द साइज ऑफ द मिसस्टेटमेंट, द नेचर ऑफ द मिसस्टेटमेंट और द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। वो सिचुएशन के हिसाब से आपको देखना है
कि आपके लिए ये मटेरियल है या नहीं। मतलब ऐसा नहीं होगा, ऐसा कोई रूल ऑफ थंब नहीं है उसके लिए। तुम बात को समझो जो मैं बोल रहा हूं, उसके लिए ऐसा कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि भाई ये जो है ना ऐसा ऐसा हुआ तो मटेरियल, नहीं तो रहने दो। फिर आएगा बात समझ में? सही है। और उसके बाद मटेरियलिटी को ध्यान में रखने के लिए 3 बातें हैं। एक क्या बोला, जो आपके डिसीजन बदलेगा, बट वो यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाट, सर्कमस्टेंसेस, साइज एंड नेचर ऑफ द मिसस्टेटमेंट। एंड थर्ड पॉइंट, इन क्यूमुलेशन आपको देखना ही है, क्योंकि यही फिर आपको एमसीक्यू में आएंगे 3 पॉइंट्स कि व्हाट डज मटेरियलिटी जनरली मीन। समझा क्या बात को? सो इट इज ऑल ऑफ द अबव। सो ये थर्ड पॉइंट ध्यान में रखना, बहुत मजा आएगा आपको। जजमेंट्स अबाउट मैटर्स that are material to the users of the financial statements. I am going to judge about a matter कि क्या वो यूजर्स को मटेरियल है या नहीं है, आर बेस्ड ऑन द कंसिडरेशन ऑफ, ये लाइन ध्यान से पढ़िएगा, कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ द यूजर्स एज अ ग्रुप। मटेरियलिटी का जो जजमेंट हम लोग लगाते हैं, इट इज बेस्ड ऑन व्हाट, द जजमेंट ऑफ कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ यूजर्स एज अ ग्रुप। जरा फोकस करना। हम मटेरियलिटी मतलब क्या बोला था अपन ने बच्चों, कि इट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस योर इकोनॉमिक डिसीजंस। करेक्ट है कि नहीं? अभी तुम एक यूजर हो, तुम एक यूजर हो, तुम एक यूजर हो, कितने सारे यूजर है रे भाई, तो मैं किसके हिसाब से मटेरियलिटी लगाऊं? ये लाइन का मतलब समझो, इसको डिकोड करते हैं तो पढ़ने का मजा अलग आएगा। अरे कितने सारे यूजर है, आप एक यूजर हो, आप एक यूजर हो, ऐसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के कितने सारे यूजर्स हैं। अब मैं वो मटेरियलिटी किसके हिसाब से देखूं? किसके हिसाब से देखूं? बैंकर्स के हिसाब से, इन्वेस्टर्स के हिसाब से, एम्प्लॉयज के हिसाब से? तो मैं देखूंगा कि इन सब के कॉमन नीड्स क्या है, द कॉमन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड एज अ ग्रुप। सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कुछ कॉमन नीड्स तो होंगे ना, बराबर, रीपेइंग कैपेसिटी, नेटवर्थ, तो ये मैंने ध्यान में रखना है ना। तो जब मैं एज एन ऑडिटर, आप समझ पा रहे हो ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जब मैं एज एन ऑडिटर मटेरियलिटी को जज करना चाहता हूं, तो मैं कौन से यूजर के हिसाब से करूं भाई? यूजर कितने सारे लोग हैं, तो आई एम नॉट गोइंग टू डू इट बेस्ड ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस और सब्जेक्टिव बेसिस कि इस ग्रुप के हिसाब से, उस ग्रुप के हिसाब से। नो, it will be based on what, the common financial information needs of the users as a group. I'll focus upon the common needs and then keeping in my mind कि generally लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इन चीजों के लिए यूज करता है, इससे उसका डिसीजन ये हो सकता है या तो वो, उसके हिसाब से व्हेन आई एम कंडक्टिंग माय ऑडिट आई विल कीप मटेरियलिटी। समझा क्या बात को? अच्छा लगा क्या? ये ध्यान में रखना ही है एज एन ऑडिटर, ये प्रैक्टिकली तुमको ध्यान में रखना ही है कि आपको मटेरियलिटी किसके हिसाब से ध्यान में रखना है। ये क्वेश्चन आएगा आपको, नॉट इन दी एग्जाम बट कंसीडर इट एज अ प्रैक्टिकल सिनेरियो। सर मेरे को ऑडिट करने का है, मटेरियलिटी कंसीडर करने का है। सर मैं मटेरियलिटी तो समझ में आता है कि यूजर्स के डिसीजन को चेंज करता है, बट कौन यूजर, क्या डिसीजन, सिलेक्टिव सब्जेक्टिव है या ये कॉमन नीड? देखो कॉमन नीड, समझ में आया आपको? या बताया ना कि हम लोग यूजुअली इन्वेस्टर्स देखते हैं, रीपेमेंट का देखते हैं, बराबर, बट मैं स्पेसिफिक केस टू केस बेसिस पे नहीं जा सकता कि इंश्योरेंस कंपनी के लिए कितना या वेंडर के लिए कितना, क्रेडिटर क्या देखेगा, मैं ऐसा केस टू केस बेसिस पे नहीं खेलेगा। समझा? कॉमन नीड्स, जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देख के कोई भी व्यक्ति क्या उसकी नीड होती है, व्हाई डू यू लुक फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वैसा
तो कॉमन नीड्स देखने का है। आगे बढ़े यहां से। अभी क्या लिखा था? पॉसिबल इफेक्ट ऑफ मिसस्टेटमेंट ऑन स्पेसिफिक इंडिविजुअल यूजर्स हुज नीड्स में वेरी इज नॉट कंसिडर्ड। समझा क्या? इंडिविजुअल नीड्स को हम लोग कंसिडर नहीं करते। अभी एज अ ग्रुप देखेंगे, बैंकर्स एज अ ग्रुप, इन्वेस्टर्स एज अ ग्रुप, लेबरर्स एज अ ग्रुप, उनके नीड्स पे फोकस करें। क्रेडिटर्स एज अ ग्रुप, कि क्रेडिटर्स क्या देखते हैं। अभी क्रेडिटर्स है उनके 100, उसमें का एक क्रेडिटर को क्या चाहिए क्या नहीं, मैं उसके लिए भाई आई कैनॉट केटर यू। जनरली क्रेडिटर्स एज ए यूजर्स टू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, वो लोग क्या फोकस करते हैं वो मैं तेरे लिए देखेगा। बट तू बोलेगा यार ऑडिटर मैंने तो यार ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं स्पेसिफिक देख रहा था कि इनका टर्न अराउंड पीरियड क्या है। भाई तेरे स्पेसिफिक नीड्स को मैं पूरा नहीं कर सकता। जनरली जो वो ग्रुप क्या देखता है वो ग्रुप के हिसाब से मैं काम करूंगा। समझा क्या बात को? यस। तो मटेरियलिटी के लिए 3 बातें आपको समझी कि व्हाट इज मटेरियलिटी। So generally financial reporting framework defines materiality, but in any terms they define, generally उसका मतलब क्या होता है? डिसीजन चेंज होगा। नंबर 2, उसको circumstances, nature and size of the misstatement और combination of both में evaluate करना पड़ेगा। बट उसमें आपको देखना है common financial information needs of the users as a group। समझ में आया आपको? Such a discussion, if present in the financial reporting framework, provides a frame of reference to the auditor in determining materiality for the audit। अगर ऐसा कुछ डिस्कशन उस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में है तो हमने उसे कंसीडर करना है while conducting the audit। नहीं समझा आपको? मेरे पास ध्यान दो। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, उसने बताया मटेरियलिटी क्या है, बट भले ही ये मटेरियलिटी कैसे भी टर्म्स में बताया, हमको तो इन 3 बातों से मतलब है। बराबर है कि नहीं? अगर ये 3 बातें जो एबीसी हमने देखी, अगर ये 3 बातें ये फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में जो मटेरियलिटी डिफाइन करता है उसमें अगर कवर्ड है कि ये कॉमन नीड्स है, यूजर के डिसीजन को अफेक्ट करेगा, ऐसा वैसा, तो फिर हमने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में जो मटेरियलिटी डिफाइन करी है उसको कंसीडर करने का। तो व्हेन टू कंसीडर द मटेरियलिटी गिवन इन द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट इफ इट फुलफिल्स द 3 क्राइटेरियाज। समझा गया बात को? अदरवाइज व्हाट सर? If the applicable financial reporting framework does not include a discussion about the concept of materiality, the characteristics referred to above provide the auditor with such frame of reference। नहीं देता वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कोई बात नहीं, छोड़ दो उसको। तुम अपनी मटेरियलिटी उन 3 पॉइंट्स के बेसिस पे डिफाइन कर लो। कौन से 3 पॉइंट? यूजर का डिसीजन, circumstances, size and nature of the misstatement, and the judgment about materiality will be based on the common financial information needs of the users। बेस्ट पढ़ लीजिए वो सेकेंड बुलेट पॉइंट को जो मैंने मार्किंग किया है सेकेंड से इधर तक, फिर हम लोग प्लानिंग में आते हैं। फिर ओके, फास्ट फास्ट पढ़ो।
लेट्स प्रोसीड। अभी क्या बोलता है इन प्लानिंग द ऑडिट? अभी फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है ये यहां पे? ऑडिट के प्लानिंग की बात कर रहे हैं। इन प्लानिंग द ऑडिट, क्या प्लानिंग में मटेरियलिटी यूज करते हैं क्या अपन? हां जी, बोला था ना स्टार्टिंग में। इन प्लानिंग, परफॉर्मिंग एंड ओपिनियन। सो इन प्लानिंग द ऑडिट, द ऑडिटर मेक्स जजमेंट अबाउट व्हाट? द साइज ऑफ द मिसस्टेटमेंट that will be considered what? Material. ऐसा अगर पढ़ेंगे ना, साइज ऑफ द मिसस्टेटमेंट दैट विल बी कंसिडर्ड मटेरियल, मतलब इन प्लानिंग इज कंसिडरिंग व्हाट? मटेरियल मिसस्टेटमेंट। बराबर है नहीं? प्लानिंग करने के लिए अपना फोकस किधर होना चाहिए? अबाउट द साइज ऑफ द मिसस्टेटमेंट दैट विल बी कंसिडर्ड एज मटेरियल। कितनी गलतियां मटेरियल होंगी? बिकॉज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लानिंग का बेनिफिट हमने पढ़ा था, अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज। अरे व्हाट इज इंपॉर्टेंट, व्हाट इज सिग्निफिकेंट, दैट इज मटेरियल। कहां अपने को लगता है कि ये मिसस्टेटमेंट भाई मटेरियल होंगी नहीं होंगी, वो हिसाब से उसको कितना उसके ऊपर काम करना कितना नहीं, वो हम लोग डिसाइड कर पाएंगे ना। सो वी आर फोकसिंग अपॉन व्हाट? द मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो प्लानिंग में उन बातों का ख्याल रखते हैं। सो इन प्लानिंग फर्स्ट पॉइंट कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट सब छोड़ो, इवेंचुअली अपने को ओपिनियन क्या देना है? ट्रू एंड फेयर। फेयर मतलब क्या बोलते हैं? दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो भाई अगर मेरा इवेंचुअली ओपिनियन ये ऊपर है कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, तो पूरा प्लानिंग किस बेसिस पे करूं? मटेरियल मिसस्टेटमेंट के बेसिस पे। समझा क्या बात को? बेस्ट। सो दीज जजमेंट्स प्रोवाइड द बेसिस फॉर, कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट का जजमेंट ये क्या बेस प्रोवाइड करता है? The nature, timing and extent of what? The risk assessment procedure. कि आपको रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर कितना करना है। अब आपको पता है क्या व्हाट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर? बोलो। हे क्या कर रहा भाई? नहीं वो नहीं लिखा है वो। अरे आई एम आस्किंग यू व्हाट इज रैप। कल हमने पैराग्राफ में पढ़ा था ना उसको परसों। टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। बराबर के नहीं? टू व्हाट? आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। दिस इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। भाई मेरे माई बाप, ऐसा टॉपिक को मत भूलो, लफड़ा हो जाएगा। व्हाट इज रिस्क असेसमेंट? भाई ये देखो सिंपल, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इज रिस्क को असेस करने वाली प्रोसीजर। तो रिस्क को असेस कैसे करते हैं? वी आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर एट फाइनेंशियल स्टेटमेंट और असर्शन लेवल बाय ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। यस, दैट इज रैप। एंड फिर उस रैप को कैसे करते हैं हम लोग? तो वो बोलता है ये रैप में नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट की बात करी ना, तो हमें देखना है कि हमें कितना रैप में क्या आता है। ये पढ़ा था ना। अरे रैप में क्या क्या आता है? इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर, ये यही तो रैप में आता है ना, ये देखा था ना। तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर इज टू ऑब्टेन अंडरस्टैंडिंग, देन अंडरस्टैंड द रिस्क, बट हाउ टू डू दैट इज दिस। समझा क्या बात को? तो इसका नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ परफॉर्मिंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, ये हम लोग क्या करेंगे? इसको हम लोग स्टडी करेंगे इन प्लानिंग द ऑडिट बेस्ड ऑन मटेरियलिटी। समझा क्या? उसके बाद क्या बोलता है? देन वी विल, एक बार देख लिया, फिर आइडेंटिफाई एंड असेस व्हाट द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। बराबर है कि नहीं? तो उसमें फिर हम लोग रैप करके ये वाला जो काम है ना, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, इससे क्या पता चलेगा? रिस्क पता चलेगी ना। सो वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ
एंड फिर रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट पता चलेगी तो क्या हो जाएगा, वी विल बी एबल टू डू व्हाट, फैप। आप समझे नहीं, देखो इधर इधर सर के पास ध्यान दो। हम लोग करेंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। बोलो, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर करके क्या होगा, वी विल आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कि कितनी रिस्क हो सकती है करके। बोलो हाँ। और फिर उसके बाद वो आरएमएम होने के बाद सही में इतनी, अभी ये क्या है, इधर सर के पास ध्यान दो, ये क्या है अभी भी, दिस इज व्हाट इट इज, स्टिल व्हाट, रिस्क। एक्चुअल में है क्या, अभी तक हमको क्या समझ में आया कि इतनी क्या है, बस रिस्क है, बट वो एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल में है क्या, बट एक्चुअल में है या नहीं उसको पता करना पड़ेगा ना। तो उसको एक्चुअल में है या नहीं वो पता करने के लिए वी हैव टू फॉलो व्हाट, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। सो पहले वी विल डू व्हाट, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। बाय डूइंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड असेस व्हाट, द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। बेस्ड ऑन रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट उसको प्रूव करने के लिए वी विल परफॉर्म व्हाट, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। समझा बात को, है ना। तो यही तो ज्ञान अपने को 315 और यही तो ज्ञान अपने को 330 में मिलता है। तो फर्स्ट आप डिसाइड कीजिए कि आपको कितना रैप करना है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ रैप। रैप के बेसिस पे आपको पता चलेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। फिर उसके बेसिस पे आप डिसाइड करोगे कि हाउ मच इज द एक्सटेंट ऑफ चेकिंग वी आर सपोज टू डू। समझा? यस। सो 3 पॉइंट समझ में आएगा आपको कि प्लानिंग ऑफ द ऑडिट में क्या क्या बातें होगी। आर वी गुड? पूछो कुछ क्वेरी है तो। नहीं? तुमको सब समझ में आ रहा है या कुछ समझ नहीं आ रहा है इसके लिए क्वेरी नहीं है? दो चीजें होती है, तो समझ में नहीं आ तो क्वेरी क्या पूछे, या तो समझ में आ रहा है तो क्वेरी नहीं पूछेंगे। आ रहा है समझ में? ओके ओके। अब ये वाला जो पार्ट है एकदम सिंपल है, जो ये पूरा बॉक्स में जो डला हुआ है वो मजा आएगा पढ़ने के लिए। क्या लिखा है उसके अंदर? द मटेरियलिटी डिटरमाइंड। एकदम प्लेन रीडिंग करना है इसको, ये पूरा केस स्टडी में आएगा आपको। ये पूरा जो भी अभी रीड करेंगे ना, एकदम मस्त ज्ञान पेल के आना एग्जाम में। ठीक है, ध्यान से सुनो। नंबर 1, द मटेरियलिटी डिटरमाइंड व्हेन प्लानिंग द ऑडिट डज नॉट नेसेसरली एस्टैब्लिश an amount below which uncorrected misstatements individually or in aggregate will always be evaluated as what, immaterial। आराम से, ये लाइन बहुत मैंने क्या बोला, कल भी बोला था, लाइन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। उसका जो एसेंस है बहुत सिंपल है, बट लाइन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। दिस इज व्हाट वी एम इन क्लास। मेरी क्लास में आपको ये प्रैक्टिकली इन वर्डिंग्स को समझना है। मटेरियलिटी नॉट नेसेसरीली अमाउंट बिलो विच द अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स इंडिविजुअली और इन एग्रीगेट विल ऑलवेज बी इवैल्यूएटेड एज इमटेरियल। ऐसा पढ़ो, नॉट ऑलवेज बी इवैल्यूएटेड एज इमटेरियल। व्हाट? अमाउंट बिलो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। मैं तोड़ मरोड़ के उसको अलग अलग तरीके से बताया उसको, है ना। मटेरियलिटी मतलब क्या बोल रहे हैं? जो अमाउंट है बिलो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट, इट विल नॉट ऑलवेज बी इवैल्यूएटेड एज इमटेरियल। आ रहा है सब थोड़ा समझ में? अभी इधर ध्यान दो, क्या हुआ, सुन रहे क्या? अभी जैसे ये स्केल 1, दिस इज 0 एंड लेट अस से दिस इज 100। कहीं ना कहीं से आपका डिसीजन तो चेंज होना चालू हो जाएगा ना। अब मान लो यहां पे 20 है, आप क्या बोल रहे हो कि सर 20 के ऊपर हमें फर्क पड़ेगा, 20 के नीचे फर्क नहीं पड़ेगा। तो what I'm saying is this is materiality है।
तो हमने क्या बोला बॉस, दिस इज मटेरियल एंड दिस इज एम डैश मतलब इमटेरियल। बट मटेरियलिटी की खास बात क्या बोलता है वो, कि दिस अमाउंट विच इज वेयर बिलो, पढ़ रहे ना अपन, द अमाउंट बिलो अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। अभी तो मटेरियल है या नहीं है, नहीं है, इमटेरियल है। बट वो कैसा बोलता है, विल ऑलवेज नॉट बी मटेरियल। वो नॉट ऊपर का बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो बच्चे ने नॉट खा लिया तो उसको क्या लगेगा कि ये अमाउंट जिंदगी भर इमटेरियल रहेगी। भारी क्या नहीं एकदम। तो ऊपर फर्स्ट लाइन में जो नॉट है वो नॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपन क्या बोल रहे हैं, ये अमाउंट जिंदगी भर जीवन भर इमटेरियल रहेगी, ऐसा नहीं है। कभी कभी इमटेरियल चीजें भी क्या हो सकती है, मटेरियल हो सकती है। बिकॉज वक्त, हालात, जज्बात, नई इंफॉर्मेशन, नया लॉ, बहुत कुछ चीजें क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एक बार जो मैंने इमटेरियल बोल दिया तो ये अब मैं अपने आप की भी नहीं सुनूंगा, ये जिंदगी भर इमटेरियल ही रहेगा। इट इज नॉट। दीज स्टेटमेंट्स डियर फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ट्रू एंड फॉल्स। यस, इंडिविजुअली और एग्रीगेट दोनों लिखा है। सेकेंड पॉइंट, ऐसा क्यों बोल रहे हो सर आप, तो सेकेंड पॉइंट में क्या लिखा है, बिकॉज द सर्कमस्टेंसेस रिलेटेड टू सम मिसस्टेटमेंट्स may cause the auditor to evaluate them as material even if they are below what materiality। मतलब जो मिसस्टेटमेंट मिली ना, बराबर है, वो मिसस्टेटमेंट भले ही छोटी है वो मिसस्टेटमेंट, बट जिस सिचुएशन में मिली है ना वो गलती, उसके रिपरकेशंस, उसके इंपैक्ट जो है वो क्या हो सकता है, वो सीवियर हो सकते हैं, वो गहरे हो सकते हैं। सो अमाउंट उसके नीचे है, बट जिस हालात में मिले ही वो अमाउंट, बराबर, वो क्या हो जाएगा, वो अपने लिए मटेरियल बन सकता है। क्लियर है एकदम? यस सर। आज किसी एम्प्लॉय ने थोड़ा सा पैसा चुराया है, या ये छोड़ो, सिंपल, मैं आपको एकदम ऐसा अपना घरगुती एग्जांपल देता हूं, सुनने का एक होममेड एग्जांपल। बचपन के दिन याद करना, कभी आप गलती से किसी का इरेजर आपके बैग में आ गया, या गलती से ने अपने जानबूझ के किसी का इरेजर लेके, आप तो नन्हे मुन्ने बच्चे थे, कितना डांटा ना मम्मी ने बहुत डांटा, किसी और की चीज तेरे बैग में आई कैसे, आपको क्रिमिनल घोषित कर दिया था, घर में कोने में खड़ा कर दिया था। तू किसी और के पेंसिल पेन लाया ही क्यों, तू किसी और का इरेजर लाया ही क्यों? आज ये छोटी चीजें चोरी करेगा, कल तू बड़े डकैती करेगा, तेरे को ये बनना है क्या? सुना होगा आप सबने। पापा वहां से बोल रहे, क्या बोल रही है, अरे इरेजर तो लाया है। पापा को भी लपेट लिया इसमें। हाँ, तुम यही चाहते हो बच्चा ये बने, यही संस्कार देने हैं तुम्हें, फिर बाद में बोलना मत तुम्हारा लड़का तुम्हारी लड़की। सो द अमाउंट इज व्हाट, ये एक्सपीरियंस सबको होता है बेटा। तो और लड़कों को तो होता ही होता है, ये हम लड़के हैं ना, ये कांड करते ही रहते हैं। तो आप समझिए बात को, तो वो अमाउंट बिलो मटेरियल है, बट अगर वो जो सर्कमस्टेंसेस में मिला गया है उसके हिसाब से हम कहेंगे इट इज व्हाट, मटेरियल। इट इज इमटेरियल, बट जिस सिचुएशन में मिला है विल कंसिडर इट एज मटेरियल। Although it may not be practicable to design audit procedures to detect misstatements that could be material solely because of the nature, बराबर, the auditor considers not only, ये तो हमने ऑलरेडी देखा है, the size but also the nature of uncorrected misstatements and the circumstances when evaluating their effect on the financial statements.
मतलब क्या कहता है वो, जरूरी नहीं है कि आप सारे मिसस्टेटमेंट्स को आप क्या करो, आप आइडेंटिफाई कर लो, इवैल्यूएट कर लो। और यही एक लाइन जो है ना, मैं आपको अगर दिखा दूं इसी के साथ तो शायद आपको मजा आ जाए, आप फैन हो जाओ मेरे, बोले वाह सर क्या पढ़ा है आपने, मतलब बढ़िया एकदम। इधर आते हैं अपन, ये ऑडिट रिपोर्ट का एक पॉइंट है। तो बस मैं आपको एक बता रहा हूं, जो इधर लिखा है मटेरियलिटी में ऐसे 320 में, हाउ इट मैचेस विथ दिस पर्टिकुलर पार्ट, यू विल अंडरस्टैंड। देखो बी वाले पॉइंट में क्या लिखा है, दैट रीजनेबल अश्योरेंस इज अ हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस बट नॉट अ गारंटी। नहीं नहीं वो नहीं पढ़ रहे हो अब ध्यान से सुनना, आगे मत जाओ, जहां तक मैं पहुंचाना चाहता हूं वहीं तक रहो। बट नॉट अ गारंटी that audit conducted in accordance with the essays will always detect a material misstatement when it so exists। और अभी इधर लाइन पढ़ो क्या लिखा हुआ है, it is not practicable to design audit procedures to detect misstatements that could be material। ऐसा ऐसा दिमाग में ना सब चीजें होनी चाहिए। मैं बहुत होशियार हूं, मैं सही में बता रहा हूं, बस कभी वो ऐसा दिखाने का मौका नहीं मिलता है। फास्ट ट्रैक में मौका मिलता है, क्यों? क्योंकि आपको ये सब चीजें पता होती है कि हम किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं। जो रेगुलर बैच होती है ना, उसमें ये शो ऑफ नहीं करने आता है, इफेक्ट है ये। क्योंकि आप अभी कंपेयर करो ना दोनों चीजें, क्या लिखा है इधर और उधर क्या लिखा है, सेम लिखा है ना। तो आप समझिए कि जरूरी नहीं है हमेशा क्या हो जाए कि ऑडिटर मटेरियल मिसस्टेटमेंट को ढूंढेगा ही करके, क्योंकि एग्जाम में आपको ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो ऑडिटर ने ढूंढ के निकालना ही करके। समझा क्या बात को? क्योंकि बच्चे को भी लगेगा ना हाँ सही बोल रहा है भाई, मटेरियलिटी मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो बिकॉज सी अगर वो एरर है, फ्रॉड है, सोफिस्टिकेटेड मैनर में करा हुआ है, नॉट पॉसिबल फॉर अस टू डिटेक्ट इवन दो इट इज मटेरियल। बट अपन पूरी कोशिश करेंगे, ऑडिट पूरी श्रद्धा निष्ठा ईमानदारी के साथ करेंगे, बट अगर रह जाए तो रह जाए ना। सो इसीलिए उसमें क्या लिखा हुआ है, इट इज नॉट पॉसिबल टू डू व्हाट, डिजाइन ऑडिट प्रोसीजर्स टू डिटेक्ट मिस स्टेटमेंट्स दैट कुड बी मटेरियल। और ये वर्डिंग्स भी ध्यान में रखना, आंसर का लेंथ कैसे बढ़ाने का। मिस स्टेटमेंट्स दैट कुड बी मटेरियल, आप उसको समअप करते थे मटेरियल मिस स्टेटमेंट बोल के, यही सीखना है, तभी आपके आंसर्स लेंदी होंगे। ठीक है, समझ में आएगा बच्चों? तो फिर बट उसका इफेक्ट इवेल्युएट करने के लिए नो डाउट हम लोग कौन सी 3 बातें देखेंगे, नेचर, साइज एंड सर्कमस्टेंसेस। जमी क्या बात? वेरी गुड। एंड देन इसीलिए द ऑडिटर विल ऑलवेज कंसिडर व्हाट, हिज प्रोफेशनल जजमेंट इन डिटरमाइनिंग व्हाट, मटेरियलिटी। ऑडिटर साहब क्या करेंगे, अपनी प्रोफेशनल जजमेंट को इस्तेमाल करेंगे मटेरियलिटी को डिसाइड करने के लिए। फिर ही विल चूज द अप्रोप्रिएट बेंचमार्क, देन द लेवल ऑफ बेंचमार्क। सो ऑडिटर ने मटेरियलिटी को डिसाइड करने के लिए क्या करना है, बोलो बच्चों, ऐसे जोन आउट मत होना बच्चा। अपन मटेरियलिटी को डिसाइड करने के लिए वी विल कंसीडर व्हाट, प्रोफेशनल जजमेंट। और इसी प्रोफेशनल जजमेंट को मद्देनजर रखते हुए we will do what, 3 things. Number 1, we will select materiality. For materiality we need a benchmark and then decide the level of benchmark. So अगर आप आगे देखते हो तो यही हम लोग को सीखना है। पॉइंट्स अगर आप देखोगे 2.3 हेडिंग में आपको क्या नजर आता है, देयर इज अ बेंचमार्क। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी बात करेंगे, वो अलग से कॉन्सेप्ट है इसके अंदर। Determining the materiality when planning, use of benchmark, chosen benchmark,
द परसेंटेज ऑफ द बेंचमार्क, दैट इज द लेवल ऑफ बेंचमार्क, ये पॉइंट्स कवर होता है। समझा क्या बात को? बोलो यस। सो ये बातें अभी अपने को इन वन गो कंसिडर करनी है। सो वाइल जजिंग वी आर कंसिडरिंग ऑल दिस पॉइंट्स, द इंपैक्ट ऑन द प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, वो एक बार आप ये पढ़ लीजिए विथ एग्जाम्पल्स की लॉ में भी या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क में भी कैसे एग्जाम्पल्स दिए हैं, ये यहां से आप पढ़ लीजिएगा इधर से, और ये एरो वाला पॉइंट, और फिर हम लोग और ये वाला भी, this and this, then we go ahead. पढ़ लिया? एग्जाम्पल समझ में आया आपको? ठीक। नाउ डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। बहुत भारी पॉइंट है, इसके अंदर मजा आएगा। व्हेन ऑडिटर इज डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी, वी नो इट इज अ मैटर ऑफ माई प्रोफेशनल जजमेंट, बट इसमें मैं जब मटेरियलिटी डिसाइड करता हूं, पहले मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो, फिर हम लोग टेक्स्ट को पढ़ेंगे। जब मैं ऑडिटर हूं, मैं, आप यूजर हो, तो जब मैं मटेरियलिटी डिसाइड करूंगा कि इससे आपके डिसीजंस बदलेंगे या नहीं, मैं डिसाइड करूंगा ना, तो मैं मटेरियलिटी किसके लिए डिसाइड कर रहा हूं? आपके लिए। तो मैं आपको ध्यान में रखूंगा व्हेन डिटरमाइनिंग व्हाट मटेरियलिटी। इट इज माय जजमेंट, बट मेरे जजमेंट में मैं आपको ध्यान में रखूंगा। दुआ मैं करूंगा, बराबर, प्रे मैं करूंगा, बट उस दुआ में आप रहोगे। मटेरियलिटी मैं डिसाइड करूंगा, बट उस जजमेंट में मैं आपको ध्यान में रखूंगा। समझा ना? बहुत भारी बोला मैंने। सो क्या लिखा हुआ यहां पे? द ऑडिटर्स डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, बट दिस प्रोफेशनल जजमेंट इज अफेक्टेड बाय व्हाट? The auditor's perception, my perception about the financial information needs of the users of financial statement. मैं तुम्हारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स क्या है, मैं उसको ध्यान में रखते हुए मैं मटेरियलिटी जज करूंगा। समझा? ये एग्जाम में तो मत करो, बस एग्जाम में लिखते आना चाहिए। ये इतना इंग्लिश खर्चा करना है वहां पे, परसेप्शन वगैरह ऐसा होने, तो भाई सर ने तो क्लास में पढ़ा दिया, फिर एग्जाम में कैसे लिखे, फिर वो हालत खराब। तो ऐसे नहीं, वो रीड करना है अच्छे से, जम रहेगा। सो when we talk about determining materiality is a matter of auditor's professional judgment, ठीक है ना, but this is affected by the auditor's perception about the user's financial information needs. तो मैं आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स को ध्यान में रखूंगा। क्लियर है? तो ये मैंने आपको ध्यान में रखा, आपकी नीड्स को ध्यान में रखा। तो जब मैं आपको ध्यान में रख रहा हूं ना ये सब चीजों को, तो उसमें मैं कुछ चीजें आपके बारे में भी अज्यूम कर लूंगा। मैं आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स को ध्यान में रख रहा हूं ना,
कि आपको इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इससे आपको क्या एक्सपेक्टेड है, ये मैं ध्यान में रख के मैं मटेरियलिटी डिसाइड कर रहा हूं कि नहीं? बोलो आया ना? तो जब ये मैं आपको ध्यान में रख रहा हूं तो कुछ बातें होगी ऐसी जो मैं आपके बारे में अज्यूम भी करूंगा, आपके बारे में कुछ बातें मैं ध्यान में रखूंगा और आपके बारे में कुछ चीजें मैं अज्यूम करूंगा। लिखो, यूजर्स के बारे में कुछ बातें ध्यान में रखूंगा और कुछ बातें अज्यूम करूंगा। वाओ, कुछ बातें ध्यान में रखूंगा, कुछ बातें अज्यूम करूंगा। ध्यान में क्या रखूंगा? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स। और अज्यूम क्या करूंगा? अभी पढ़ेंगे। सही है। नंबर 1, देखिए मैं आपके बारे में क्या अज्यूम करने को तैयार हूं कि आपको हमारे बिजनेस के बारे में, डिस्टर्ब नहीं करना, जो क्या फटके, कितना भारी पढ़ा रहा आज में? आज अच्छा पढ़ा रहा ना फॉर अ चेंज? देखा तारीफ कराने की निंजा टेक्निक। मैं क्या अज्यूम कर सकता हूं आपके बारे में कि आपको बिजनेस के बारे में, उनके इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में, इसके बारे में आपको जानकारी है। तुम फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूज करने वाले ना, तो मैं आपके बारे में ध्यान में रख रहा हूं कि आप क्या क्या यूज करने वाले हो। बट उसके साथ साथ मैं ये भी बातें मैं अज्यूम करने को, मैं अज्यूम करेगा तुमको क्लाइंट के बिजनेस के बारे में मालूम है, उनके एक्टिविटीज क्या होते हैं मालूम है, बराबर है। यू आर विलिंगनेस टू स्टडी द इंफॉर्मेशन विथ रीजनेबल डिलीजेंस। तुम वो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखोगे ना, वो तुम उसको स्टडी करने के लिए रेडी हो, बट वो एकदम केयरफुली, आंखें बंद करके, मतलब जो ऑडिटर बोलेगा वो फाइनल, ऐसा हो गया तो ऐसा होगा करके, ऐसा नहीं। यू विल एक्सरसाइज योर डिलीजेंस। डिलीजेंस मतलब केयर, डिलीजेंस मतलब केयर। तो मैं आपके बारे में क्या अज्यूम करूं कि तुम बिजनेस के बारे में समझते हो, यू हैव नॉलेज अबाउट बिजनेस, दे आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, कैसे कैसे पैसा वो कमाते हैं, कहां कहां खर्चा करते हैं, इन सबके बारे में क्या हो जाएगा? आई एम अज्यूमिंग एंड यू आर विलिंग टू स्टडी दिस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बोलो यस और नो? बट विथ डिलीजेंस। नंबर 2, तुम ये समझते हो कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बनाए गए हैं, प्रेजेंट करे गए हैं और ऑडिट भी करे गए हैं, ये मटेरियलिटी को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। तुम ऐसा मत समझो ये इसमें जो भी है ना एकदम ऐसा कट टू कट, एकदम पैसा न पैसा सब कुछ प्रॉपर है, ऐसा नहीं। तुम ये समझो कि प्रिपेयर, प्रेजेंट और ऑडिट जो करे गए हैं ये मटेरियलिटी के बेसिस पे है, तो इसमें छोटी मोटी गलतियां हो सकती है। तुम ये मैं अज्यूम करेगा, ये तुम समझते हो, इस बात को समझा गया? तीसरा, you recognize that there are uncertainties inherent in the measurement of the amounts which are based on the use of estimates, judgment and the consideration of future event. There are certain what? Uncertainties. You are not sure कि वो exactly वैसे होगा या नहीं होगा. There may be uncertainties. जैसे अपन एस्टिमेट्स लगाते हैं ना बैड डेट्स के लिए, इट्स व्हाट अनसर्टेनिटी ना, एंड इट्स एन एस्टिमेट. कितने डेट्स गुड होंगे, कितने बैड होंगे, इट्स एन एस्टिमेट. यू चार्ज डेप्रिसिएशन, द यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट, इट इज व्हाट? एस्टिमेट. एंड द अनसर्टेनिटी अबाउट द फ्यूचर इवेंट्स,
गारंटी दे सकते हैं क्या कि ये ऑर्गेनाइजेशन आने वाले समय में, फ्यूचर में उतना चलेगा ही करके? नहीं ना, कंटिजेंट लायबिलिटीज नहीं, मैं तो गोइंग कंसर्न की बात कर रहा हूं मैं। ये तो हम अज्यूम करके चल रहे कि विल कंटिन्यू एज अ गोइंग कंसर्न फॉर द फोरसिएबल फ्यूचर, बट ऐसा गारंटी है क्या इसका? तो यू रिकॉग्नाइज दैट कि देयर विल बी अनसर्टेनिटीज विच आर इनहेरेंट, बराबर के नहीं? ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अब जो हमने डाउटफुल डेट किया वो गुड भी हो सकता है कल, जितने हमने गुड बताए उनमें का कुछ बैड भी हो सकता है। ये मत बोलना कि अरे ऑडिटर तूने 100 रुपए में से तूने तो बोला था 20 ही डाउटफुल होंगे, बट अभी तो देख 30 बैड डेट हो गए, साले 10 एक्स्ट्रा कैसे हो गए? भाई सुन, इसमें अनसर्टेनिटी हो सकती है, मैं कोई भगवान नहीं हूं कि ऐसा जो मैंने बोल दिया ये अनसर्टेनिटी ऐसा है तो डाउटफुल है तो उतना मतलब उतना ही होगा, कम ज्यादा भी हो सकता है। मैंने बोल दिया एसेट 20% से डिप्रिसिएशन होगी, कल चल के वो 30% से भी हो सकती है भाई। ऑब्सोलेसेंस रेट फास्ट भी हो सकता है उसका। तो तुम इन अनसर्टेनिटीज को भी तुम समझते हो, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूं। तो मैं क्या क्या अज्यूम कर रहा हूं? 3 बातें कौन सी हो गई? कि तुम्हें बिजनेस का नॉलेज है, तुम समझते हो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है, बराबर है कि नहीं, और अकाउंटिंग, एंड यू आर विलिंग टू स्टडी दैट इंफॉर्मेशन डिलिजेंटली। नंबर 2, दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड, प्रेजेंटेड, ऑडिटेड बेस्ड ऑन मटेरियलिटी। तीसरा, अभी जो बोला, देयर विल बी अनसर्टेनिटीज इनहेरेंट टू द मेजरमेंट, बराबर के नहीं, यस, ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, जजमेंट एटसेट्रा। एंड लास्ट में भाई इवेंचुअली हम क्या बोल रहे हैं मटेरियलिटी को लेके कि सर इट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजन ऑफ द यूजर, ऐसा, बराबर है कि नहीं? तो भाई तुम जो भी डिसीजन लोगे, यू विल टेक अ रीजनेबल डिसीजन, ठीक है ना? तुम क्या बोलोगे? ऑडिटर ने बोला गोइंग कंसर्न दिख रहा है एंटिटी, प्रॉफिट है, ऑडिटेड है, अपना लाइफ का जितना भी जमा पूंजी है सब डाल दिया उस कंपनी के शेयर्स को खरीदने में, इन्वेस्टेड एंटायरली इनटू द मनी बेस्ड ऑन व्हाट द रिपोर्ट्स गिवन बाय द ऑडिटर। एंड इन द इवेंट ऑफ व्हाट द इकोनॉमिक डाउनटर्न, मार्केट कोलैप्स हो गया, तो फिर आप ये नहीं बोलना अबे साले ऑडिटर तेरे वजह से हुआ, अबे मैंने बोला था कि तेरे को पूरा पैसा डालने के लिए, तू तेरा डिसीजन ले रहा था, तू रीजनेबल ले भाई, समझ में आया ना? तो ये आपसे हम क्या कर रहे हैं? एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मैं आपके फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन नीड्स को ध्यान में रखते हुए मटेरियलिटी को सेट करेगा मैं, बट एट द सेम टाइम आई विल बी अज्यूमिंग दिस 4 थिंग्स अबाउट यू। गुड, अच्छा लगा? आगे परफॉर्मेंस मटेरियलिटी समझा देता हूं, क्लोज करते हैं इसको। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इज द अमाउंट और अमाउंट्स सेट बाय द ऑडिटर एट लेस देन मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल। समझा गया? अब जैसे क्या हुआ, अपन ने एक मटेरियलिटी लेवल सेट कर दिया, जैसे इधर मैंने क्या बोला था, 20 इज व्हाट? मटेरियलिटी, बरोबर, बरोबर। अभी ये एक्चुअल मटेरियलिटी है। अपन ने क्या किया, 20 के नीचे एक अमाउंट सेट किया, लेट अस से 15। सो 15 becomes what? Performance materiality. If 20 is M, 15 is PM. PM, performance materiality. नहीं समझा सर? समझाता हूं मैं बोल रहा हूं, सुनो। अभी मैच चालू, इंडिया ऑस्ट्रेलिया, चला कल भी हार गए। कल था ना अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल, 8वीं विकेट तक उम्मीद थी कि जीत सकते थे करके, मेरे को तो बहुत लगा था वो, बट ठीक है। नाउ इमेजिन जैसे कि मैच चालू है, अपना बैटिंग हो गया और अपन ने टारगेट 200 सेट कर दिया, 201 वी लूज, 199 वी विन।
अपन ने टारगेट सेट किया 200, सामने वाला 201 करेगा तो जीत जाएगा, 199 पे ऑल आउट हो जाएगा तो अपन जीत जाएंगे, वो हार जाएंगे, 198 है ना। 200 फिर क्या हो गया, मटेरियलिटी, डिसीजन चेंज हो रहा ना, विन लूज, डिसीजन चेंज हो गया क्या, नहीं, विन लूज 200 पे। अभी क्या हुआ, हम लोग अपन बॉलिंग करने के लिए आए, टारगेट है डिफेंड करने का 200, मटेरियलिटी, टीम हर्डल, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सब लोग डिस्कशन चालू है। रोहित शर्मा क्या बोल रहे हैं, देखो अपन ऐसा मान के चलेंगे, अपन ने सिर्फ है ना 160 स्कोर किया है, टारगेट 100, वो बोलता है बट सिराज बोलता है, बुमराह बोलता है, अरे बट भाई 200 करे ना, बोला अरे तो चुप, रोहित शर्मा बोल रहा चुप, क्या मान के चल कि 160 है। वो पूछता है भैया क्यों, बट वो बोलता है देख, डिफेंड करेंगे 160 के हिसाब से, डिफेंड करेंगे 160 के हिसाब से, 160 के हिसाब से डिफेंड करेंगे, उसके हिसाब से खेलेंगे। अगर 160 के ऊपर भी अगर वो रन गया तो भी चांसेस है कि वो 200 के ऊपर ना जाए। वी विल रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी of the misstatements exceeding the materiality level. Even though it exceeds performance materiality, even though it exceeds 160, there will be a greater chance to reduce it than what the materiality level. It will not exceed the materiality level. Therefore, we set what is the performance materiality. समझ में आएगा आपको, इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस। होशियार है तो अभी 40 का या 50 का नहीं, 70-80 का स्कोर करना, ठीक है ना। तो वो परफॉर्मेंस के टाइम पे हम लोग फोकस करते हैं। क्लियर है क्या? दिस इज कॉल्ड एज व्हाट डियर फ्रेंड्स, बोलो मेरे माई बाप, इसको क्या बोलते हैं अपन, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। अभी पढ़ो उसको, ये जो ज्ञान दिया उसके हिसाब से कि इट इज द अमाउंट और अमाउंट्स सेट बाय द ऑडिटर एट लेस देन मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। नाउ व्हाई आर वी डूइंग दिस, ये एक्टिविटी काय को कर रहे हैं, सो दैट ये इधर से पढ़ना है इसको, ये सारा ऐसा काम काय कर रहे हैं हम लोग, तो ये इधर लिखा है, व्हाई, टू reduce what, to an appropriately low level the chances, the probability that the aggregate of uncorrected and undetected misstatement will exceed the materiality for the financial statements as a whole. We will reduce the chance that it exceeds the materiality. Even though it exceeds performance materiality, चलेगा, चले भले वो, but we will reduce the probability that it will exceed the materiality level. समझ में आएगा आपको? बोलो आया ना? Yes sir. It is also applicable for individual class of transaction, account balance or disclosure. पढ़ लो उसको। आगे बढ़े, डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी एंड परफॉर्मेंस मटेरियलिटी व्हेन प्लानिंग द ऑडिट। क्या ये बात तो अपनी तय हो गई थी कि अपने को मटेरियलिटी तो प्लानिंग में सेट करना है, वही जो प्लानिंग में सेट करेंगे उसको परफॉर्मेंस में यूज करेंगे और फिर ओपिनियन देने के लिए भी यूज करेंगे, ऐसी बात हो गई थी क्या अपनी, या सो वो क्या बोलता है, when establishing the overall audit strategy, the auditor shall determine materiality for the financial statements as a whole. बोला था ना,
क्योंकि पहले स्ट्रेटजी, उसके बेसिस पे प्लान. एंड आपको याद होगा डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी, ऐसा हमने प्लानिंग में भी पॉइंट पढ़ा हुआ था. सो वो कहता है इफ इन द स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेज ऑफ द एंटिटी, इफ देर आर वन और मोर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर्स for which misstatements of lesser amount than materiality for financial statements as a whole could reasonably be expected to influence the economic decisions taken on the basis of financial statements. अभी आप स्क्रीन पे देखेंगे और जो ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है ना, वो क्या लिखा हुआ है देखो जरा. ग्रीन कलर से जो हाईलाइट किया है वो क्या लिखा हुआ है? could reasonably be expected to influence the economic decisions taken on the basis of, उसको क्या बोलेंगे अपन? मटेरियलिटी. बराबर के नहीं? एंड वो जो लेसर अमाउंट है जिससे आपके डिसीजंस चेंज होना चालू होते हैं, दैट इज द मटेरियलिटी लेवल. समझा क्या? दैट लेसर अमाउंट जहां से आपका क्या चेंज होना चालू हो जाता है? डिसीजन. वापस 100 से फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा. 80 फर्क पड़ेगा, फर्क 60 फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा. 40 फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा. 20 उससे आगे फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ेगा. तो दैट लेसर अमाउंट इज व्हाट? 20 इज मटेरियलिटी. समझा क्या? तो हाउ यू डिटरमाइन मटेरियलिटी? हेडिंग क्या है? मटेरियलिटी बोला है या हाउ यू डिटरमाइन मटेरियलिटी बोला है? हाँ, तो हाउ विल यू डिटरमाइन मटेरियलिटी? दैट लेसर देन अमाउंट. समझा गया? दैट लेसर देन अमाउंट फ्रॉम वेयर इट कुड रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजंस टेकन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? बोलो बच्चों. दैट इज कॉल्ड एज मटेरियलिटी. आर वी गुड? पक्के में एकदम. एंड अगेन इट इज एप्लीकेबल फॉर व्हाट? क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर. क्या हुआ? अरे नहीं, नहीं उसी को पूछ. तू नहीं साले, उसी को पूछ. बोल. कैसे भी देखना, तू ऊपर जा या नीचे जा भाई, डिसीजन तो चेंज होना ही है ना. क्या? लेसर अमाउंट्स देन मटेरियलिटी. तो वो उसके लिए जो है ना, कुड, वो क्या बोल रहा है? इफ इन द स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस देयर इज वन और मोर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस फॉर विच मिसस्टेटमेंट्स ऑफ लेसर अमाउंट देन मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो उसको भी अपन मटेरियल बोल सकते हैं, क्योंकि अब ये कैसा है, वो तो लेसर अमाउंट मटेरियल है ही है. अब वो एक मटेरियलिटी लेवल तो 20 तो सेट कर लिया, उसके नीचे भी अगर जाता है तो वो भी मटेरियल हो सकता है अगर वो लेसर अमाउंट देन मटेरियलिटी. हमने हमेशा क्या हमने पिछले वाले इसमें पढ़ा था कि द अमाउंट बिलो मटेरियलिटी विल ऑलवेज नॉट बी कंसिडर्ड एज इमटेरियल. दैट कैन ऑल्सो बी मटेरियल ना. समझा गया? तो वही तो बोला है ना, इन स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस. समझा नहीं समझा? जहां से डिसीजन चेंज होना चालू हुआ उसको मटेरियल बोलेंगे क्या? बोलो. बट कुछ स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस में मटेरियलिटी के नीचे के अमाउंट्स भी, मटेरियलिटी के नीचे के अमाउंट्स भी क्या वो मटेरियल भी, वो भी हो सकता है क्या? क्या जरूरी है उसको ये मटेरियल ही बोले? बेस्ड ऑन व्हाट द स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस, वो अमाउंट छोटी है बट वो भी क्या हो सकता है? मटेरियल हो सकता है. क्लियर है एकदम? यस. नाउ यूज ऑफ बेंचमार्क इन डिटरमाइनिंग मटेरियलिटी. ये पॉइंट क्लियर है एकदम सबको?
2.5 क्लियर है क्या? नाउ वी टॉक अबाउट इज द यूज ऑफ बेंचमार्क. व्हाट इज द बेंचमार्क? बेंचमार्क इज बेसिकली अ क्राइटेरिया कि जहां पे यूजर क्या करता है, फोकस करता है, और उसको कंसिडर करके हम लोग क्या करेंगे, मटेरियलिटी को डिसाइड करेंगे. ध्यान से सुनो. यूजर कहां पे फोकस करेगा? मान लो नेटवर्थ पे, प्रॉफिट पे, तो वो चीजें क्या हो जाएगी, बेंचमार्क. यूजर कहां ध्यान दे रहा है, दैट इज द बेंचमार्क. आराम से समझिए बात को. ध्यान दो, स्टेप बाय स्टेप. पहले यूजर कहां ध्यान दे रहा है, वो जहां ध्यान दे रहा है उसको क्या बोलेंगे, बेंचमार्क. फिर उस बेंचमार्क में अपने को क्या चाहिए, 2.6.1 हेडिंग पाएंगे. उधर चाहिए अपने को फाइनेंशियल डेटा. अभी बेंचमार्क मिल गया ना अपने को कि यूजर किधर ध्यान दे रहा है. वो जिधर ध्यान दे रहा है वो क्या है, जहां वो ध्यान दे रहा है वो क्या है, बेंचमार्क है. बराबर है कि नहीं? बोलो आया ना. फिर वो जो बेंचमार्क में क्या होना चाहिए, डेटा भी तो चाहिए. तो वो बेंचमार्क में डेटा कहां से लाएंगे, वो नेक्स्ट हेडिंग. अब वो बेंचमार्क में डेटा मिल गया, अब उस डेटा पे लगाना होगा क्या बेटा, परसेंटेज. कि हाउ मच परसेंटेज इज मटेरियल, हाउ मच इज इमटेरियल. Then you apply what? The percentage on the chosen benchmark, which is based on the auditor's professional judgment. Clear एकदम? तो ये 3 पॉइंट समझ में आएगा आपको. पहले हम लोग को निकालना है बेंचमार्क. उस बेंचमार्क में डालेंगे फाइनेंशियल डेटा. अब वो बेंचमार्क में फाइनेंशियल डेटा पे लगाएंगे परसेंटेज. क्लियर है एकदम? या सो बेंचमार्क को कैसे सिलेक्ट करेंगे सर? तो ये सारे पॉइंट्स अपने को देखने के हैं. वो क्या बोलता है, फैक्टर्स दैट मे अफेक्ट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन अप्रोप्रिएट बेंचमार्क इंक्लूड द फॉलोइंग, इंडिविजुअली और इन कॉम्बिनेशन. क्या लगता है आपको, इंक्लूड द फॉलोइंग लिखा है तो कैसा है इंक्लूड द फॉलोइंग? मतलब बाबू, इंडिविजुअली या कंबाइंड टुगेदर? कंबाइंड टुगेदर. इंक्लूड द फॉलोइंग मतलब ऑल आर इंक्लूडेड. आइसोलेशन में नहीं देखना है. बेंचमार्क सिलेक्ट करने के लिए आपको क्या देखना है, आपको ये सारी बातें देखनी है. जैसे नंबर 1, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. क्या देखना है नंबर 1, एलिमेंट ऑफ एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस. बराबर कि नहीं? उसमें यूजर की तरफ फोकस करता है, उस एलिमेंट पे यूजर की तरफ फोकस कर रहा है. समझा गया? तो वेदर द यूजर इज फोकस्ड अपॉन प्रॉफिट्स, रेवेन्यूज और नेट एसेट्स. बेंचमार्क सिलेक्ट करना है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एलिमेंट तो लेना पड़ से, बट उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट में तेरा ध्यान किधर है, तेरा बेंचमार्क उधर है. समझा गया? जिसको समझाओ उसको समझा, जिसको नहीं समझाओ नहीं. ये पोगो वाली बात थी नहीं, वो गाना था वो. इसमें तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है. हाँ, तो अलग पलटा रहा लोगों को. जहां तुम्हारा ध्यान है उधर वो बेंचमार्क है. समझ में? तेरा ध्यान किधर है, उधर बेंचमार्क है.
तो एसेट लाइबिलिटी वगैरह उस सब में वो एलिमेंट पे एज ए यूजर वेयर इज योर अटेंशन? तो उन एलिमेंट्स में सर आई एम लुकिंग फॉर प्रॉफिट्स रेवेन्यूज. प्रॉफिट्स रेवेन्यूज अलग अलग होता है कि सेम है? प्रॉफिट मतलब नेट, रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बराबर के नहीं? या नेट एसेट्स, एसेट माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज. सो वेयर आर यू फोकस्ड? एंड वो फोकस के बाद अपन को देखना है कि आपके बिजनेस का नेचर क्या है, द नेचर ऑफ द एंटिटी, बराबर के नहीं? वेयर द एंटिटी इज इन द लाइफ साइकिल, द इंडस्ट्री, द इकोनॉमी. क्योंकि आप वो जो प्रॉफिट्स वगैरह जो अपन देख रहे हैं ना, वो बिजनेस क्या है, किस हिसाब से है, इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म कर रही है, तुम्हारे प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल क्या है, उसके हिसाब से हम लोग कंपेयर करेंगे ना कि बाबा रेवेन्यू इतना होना चाहिए, नेट एसेट्स इतने होने चाहिए, प्रॉफिट उतना होना चाहिए, इंडस्ट्री के हिसाब से. बोलो आया ना? यस. सो उसके हिसाब से हम लोग देखेंगे. समझा बात को? एंड फिर आखिरी में द रिलेटिव वोलेटिलिटी ऑफ द बेंचमार्क. व्हाट इज वोलेटिलिटी? द चेंजेस, फ्लक्चुएशंस. अब जो इंडस्ट्री या एंटिटी या एनवायरमेंट अभी है, जरूरी थोड़ी है वो वैसा थ्रू आउट रहे, उसमें भी तो चेंजेस हो सकता है ना. तो वी हैव टू कंसिडर दोस रिलेटिव वोलेटिलिटी आल्सो. सो कंबाइंड ऑल दिस थिंग्स, फिर आपको एक चीज मिलेगा, यस दिस इज द बेंचमार्क. इसके बेसिस पे हम सिलेक्ट करेंगे मटेरियलिटी. मतलब ये एरिया है, अभी तक अमाउंट नहीं आया. अभी जैसे अपन बोलेंगे नहीं सर तुम्हारे अभी जैसे इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस बिजनेस में फोकस करते हैं कि तुम कितने पॉलिसीज अंडरराइट करते हो या तुम कितने क्लेम्स बराबर तुमको तुम्हारे अगेंस्ट रेज किए जाते हैं. तो इंश्योरेंस बिजनेस में दैट इज द एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट वेयर द यूजर्स आर फोकस्ड अपॉन. बट वो आपको ध्यान में रखना है, कीपिंग इन माइंड द नेचर ऑफ द एंटिटी, द लाइफ साइकिल एटसेट्रा. अभी एनवायरमेंट ऐसा है कि कोविड आ गया भाई, तो सब लोग क्लेम कर रहे हैं ना, इंश्योरेंस सब बीमार हो रहे हैं. तो उस पीरियड में आपने देखा होगा इंश्योरेंस कंपनीज का क्लेम्स का जो था ना रेशियो, वो बहुत ज्यादा था. तो उस समय पे आप प्रॉफिट का एक्सपेक्टेशन जो है वो आपको अलग रखना पड़ेगा. समझा गया? तो इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, एनवायरमेंट, वो बातें ध्यान में रखनी है. बट वो चीजें क्या हो सकती है, चेंज भी हो सकती है. समझ में आया आपको? यस. अब वो फर्स्ट और सेकंड पॉइंट पढ़िए बच्चों. हाँ, तो इसीलिए तो हम लोग कहते हैं कि फिर उसके लिए आप आपका प्रोफेशनल जजमेंट लगाइए बच्चों. नहीं ना, कंबाइंड में देखेंगे ना भाई. मुझे एक बात बता, तू सिर्फ नेचर ऑफ द एंटिटी देखेगा, बट उसके लिए तेरे को एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो देखना पड़ेगा ना दोस्त. क्या हुआ? क्वेरी है तो मेरे को पूछो, आपस में मत बात करो. लाइव स्ट्रीमिंग में तो क्या बातें ही नहीं करते, कुछ पूछते ही नहीं है, सब मजे में चल रहा है. हुआ क्या गाइस? चलो आगे बढ़ते हैं. अभी वो जो बेंचमार्क मिल गया ना अपने को, उसमें क्या डालना है अपने को? डेटा डालना है अपने को. सो जो डेटा डालना है वो कहां से आएगा? ये बात है, प्रायर पीरियड, पीरियड टू डेट, बजट फोरकास्ट. करो मेरे साथ साथ. प्रायर पीरियड, पीरियड टू डेट, बजट टू फोरकास्ट. और जो फोरकास्ट वगैरह करा है या प्रायर पीरियड का है, उसको एडजस्ट करो एज पर द सर्कमस्टेंसेस. सही है एकदम?
बेस्ट है, पढ़ लो। उसी के लिए तो फीस भरी है तूने, इसीलिए तो फीस भरी है उसने फास्ट ट्रैक की। वो बोले कितना इजी करते हो आप, मैं बोला इसीलिए तो आपने फास्ट ट्रैक की फीस भरी है। कंपैरिजन करने के लिए, ट्रेंड के लिए। हाँ तो ट्रेंड के लिए ना, कि पिछले बार क्या था अभी क्या है, तो ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करेंगे दोस्त। तुमने बजट फोरकास्ट कुछ दिमाग में रखा होगा, प्रायर पीरियड में डेटा ऐसा हुआ होगा। अभी जैसे हम भी अगर मान लो जैसे अभी इंटर का बैच शुरू होगा बराबर, तो हम लोग भी एनालिसिस करते हैं ना कि ओके लास्ट फेब में बराबर कितने बच्चे थे, कितना एडमिशन हुआ था, कितने का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। फिर इस बार हम लोग को देखना है कि कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। फिर उसके क्या देखेंगे, हमने बजट कितना एक्सपेक्ट किया था, हमने भी तो एक्सपेक्टेशन लगाया होगा कि इतने बच्चे आने चाहिए, पिछले बार से 10% ग्रो होना चाहिए। फिर उन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, एडजस्ट फॉर सिग्निफिकेंट चेंजेस। मतलब रिजल्ट कम ज्यादा लगा, फीस कम ज्यादा हुई, सो यू हैव टू एडजस्ट एंड देन यू गेट द फाइनेंशियल डेटा कि इसके ऊपर लगा भाई मटेरियलिटी। नहीं 520 अलग है, वो अलग एनालिसिस है। डन। अभी फिर उसके ऊपर क्या लगाना है, परसेंटेज। अब तुमको बेंचमार्क मिल गया, बेंचमार्क में डेटा मिल गया, अब उस पर आपको डिसाइड करना है परसेंटेज कि भैया 5% के ऊपर गलतियां हमको नहीं चलेगी, 5% के ऊपर गलतियां वी विल क्वालिफाई इट एज मटेरियल, 5% के नीचे गलतियां चलेबल। समझा गया बात को। अब उसके लिए भी वापस से क्या बोल रहे हैं, दिस इज अ मैटर ऑफ व्हाट, प्रोफेशनल जजमेंट। दिस इज अ मैटर ऑफ व्हाट, प्रोफेशनल जजमेंट। कोई रूल नहीं है ऐसा कि ऐसा ऐसा होगा तो ही मटेरियल, वैसा वैसा होगा तो इमटेरियल। समझा गया बात को। सो वो फोकस कर रहे हैं अपन। बट इसमें उन्होंने गाइडेंस के लिए क्या दिया, अगर तू पीबीटी पे परसेंटेज लगाएगा और रेवेन्यू पे परसेंटेज लगाएगा तो पीबीटी परसेंटेज विल बी हायर एज कंपेयर टू व्हाट द रेवेन्यू। रेवेन्यू पे ज्यादा परसेंटेज नहीं, अदर वे राउंड समझते हैं। अगर तेरे को मटेरियलिटी इधर फोकस करना है, ये एग्जाम्पल पे तुम्हारा पीबीटी है 1000 और टोटल रेवेन्यू है 10,000, तुमको मटेरियलिटी 300 ये सेट करने की है, तो बताओ 300 पीबीटी का कितना परसेंटेज हो गया, 30%। बट यही टोटल रेवेन्यू का 3%। वही गाइडेंस दिया है उन्होंने कि पीबीटी पे परसेंटेज विल बी लोअर एज कंपेयर टू, बोलो मालिक, ऐसा पचका मत करो यार तुम। मैं रुकता हूं तो थोड़ा ऐसा इज्जत दिया करो और आप कंप्लीट करो उसको, ताकि आप लोग इन्वॉल्व है नहीं समझता है मेरे को। आप बस मस्त प्रवचन सुन रहे, बढ़िया एकदम। समझा गया। हाँ क्या प्रोफेशनल लिखा नहीं है ऐसा, बट इट इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट ओनली। ऐसा कोई उसके लिए रूल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े यहां से। अभी ये जो है, जो हमने मटेरियलिटी कंसीडर करी ना हमने, ये किसके लिए हमने मटेरियलिटी देखी थी, फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल। ये मटेरियलिटी जो हमने स्टडी करी थी, ये किसके लिए थी, फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल। अभी वो क्या बोलता है कि हम जो मटेरियलिटी है ना, वो सेट कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे भी। आप ध्यान देना, लाइव स्ट्रीम वालों यही हूं मैं। हाँ नहीं तो उनको लगेगा कहां चले गए, मैं यही हूं, आप आवाज सुनो। ये क्या बोल रहा है यहां पे, अभी जैसे जो हमने मटेरियलिटी जो सेट करी, वो किसके लिए सेट करी हमने,
फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल, बराबर है कि नहीं? बट कभी कभी हम लोग कोई कोई क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस, अकाउंट बैलेंस या डिस्क्लोजर्स, इसको भी अपन क्या कर सकते हैं, इसको भी तो चेक करते हैं ना अपन। तो उसको चेक करने के लिए उस पर्टिकुलर एरिया में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या नहीं, वो भी तो देखना पड़ेगा अपने को। तो उसके लिए भी तो हम लोग मटेरियलिटी सेट करेंगे, हाँ या ना? तो अगर मुझे इंडिविजुअली ऐसा अगर सेट करना है तो मैंने क्या बातें ध्यान में रखनी है, तो ये फिर उसके लिए अगले 3 पॉइंट है। तो आपको इतना अच्छे से ध्यान में रखना है कि व्हाट आर द पॉइंट्स वी आर कंसिडरिंग टू कीप मटेरियलिटी फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल। तो वो हमने क्या बोला, बेंचमार्क, उसके लिए वो एलिमेंट, अटेंशन ऑफ द यूजर, वो किसके लिए है, फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल। फिर उसमें वो डेटा, फिर वो परसेंटेज। एग्जाम में कभी कभी क्या क्वेश्चन आता है कि तू मटेरियलिटी सेट करना है, बट वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल के लिए नहीं, इसके लिए बोलता है वो। फिर बच्चे को होता है कंफ्यूजन, वो बोलता है अबे यार ये क्या हो गया, मैं तो, क्योंकि फर्स्ट वाला पार्ट बहुत इज्जत में शिद्दत से पढ़ता है वो, ये वाला फिर क्या ही तो है। तो वो मेन थीम समझो कि किसके लिए, क्लियर है एकदम? सो किसके लिए था ये, क्या बोला, इंडिविजुअल के लिए। तो हम लोग कौन सी बातें देखेंगे, सिंपल, जो रेड में हाईलाइट करा हुआ है ना उसके ऊपर फोकस करो। वो बोलता है लॉ, रेगुलेशन या फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कोई भी पर्टिकुलर एरिया होता है जिसके लिए लॉ बोलता है कि आपने इसके लिए ये चीजें मटेरियल है। जैसे हमने क्या बोला, रिलेटेड पार्टीज, सो रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स होना जरूरी है कि नहीं? तो रिलेटेड पार्टी क्या बोलता है, इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस के लिए वो अपने को चेक करना पड़ेगा। तो लॉ रेगुलेशन बोलता है या एफआरएफ बोलता है कि भाई ये मटेरियल है, तो उस पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस के लिए हम लोग को देखना पड़ेगा कि भाई उसके लिए रिलेटेड पार्टीज का है या नहीं, उसका की डिस्क्लोजर अलग से देना पड़ेगा। बोरोइंग्स एंड लोन्स के लिए वो बोलता है एमएसएमई से अगर आपने लिया होगा तो उनको रीपेमेंट का या क्रेडिट पे उनसे माल लिया होगा तो डिस्क्लोजर करना पड़ेगा। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल के लिए नहीं है, वो किसके लिए है, इंडिविजुअल क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस के लिए है। समझा क्या बात को, आया क्या बात समझ में? सेकंड क्या बोला, की डिस्क्लोजर्स इन रिलेशन टू व्हाट द इंडस्ट्री। फर्स्ट क्या बोला, लॉ, कानून, बेसिकली कानून, लॉ, रेगुलेशन और एफआरएफ। दूसरा क्या बोलता है वो, की डिस्क्लोजर्स इन रिगार्ड्स टू व्हाट द इंडस्ट्री। हर इंडस्ट्री के अपने अपने रेगुलेटर्स होते हैं, अपने अपने रेगुलेटर्स होते हैं, और अपने अपने रेगुलेटर्स तुमको बोलते हैं कि उतना उतना डिस्क्लोजर करो। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल बैंक्स में इन्होंने जो दिया है वो तो एग्जाम्पल ठीक है, अपन देख लेंगे, बट बैंक्स के केस में रेगुलेटर क्या बोलता है कि आप किसका डिस्क्लोजर दो, एनपीएस का डिस्क्लोजर दो, उसका प्रोविजनिंग करो। अपन ने पढ़ा ना बैंक ऑडिट, तो उसमें वो बोलता है एनपीएस का डिस्क्लोजर दो, कितने एनपीएस है एडवांसेस को लेके। तो उसके लिए अपने को मटेरियलिटी उसके लिए देखना पड़ेगा ना, बराबर है कि नहीं? तो वो हो जाता है। फिर उसके बाद जो एफएफएमसी, यू नो व्हाट इज एफएफएमसी, फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स। फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स जो कौन होते हैं, एक दो टाइप के मनी चेंजर्स होते हैं, आरएमसी एंड एफएफएमसी। आरएमसी इज रिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर्स और एक होता है फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर्स। आरएमसी रिस्ट्रिक्टेड मतलब क्या होता है, वो किसी और से लाइसेंस लेते हैं और फिर ऐसे, मतलब उनको आरबीआई ने, अब मैं मान लो एफएफएमसी हूं और आपको भी मनी चेंजिंग का बिजनेस करना है तो मैं आपको फ्रेंचाइजी दूंगा, तो आप हो गए आरएमसी। तो आरबीआई क्या बोलता है कि अगर ये एफएफएमसी और आरएमसी जो मनी एक्सचेंज करते हैं तो उन्होंने आरबीआई को रिपोर्ट करना है कि कितनी करेंसी आपने हर महीने, हर क्वार्टर आपने चेंज करी। तो वो चीजें अपने लिए इंडिविजुअल क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस से डिस्क्लोजर के लिए क्या हो गया, मटेरियल हो गया ना। ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं यूज करने का, मटेरियल। वी आर अंडर एसए 320, ट्राई टू अंडरस्टैंड, वी विल यूज दैट वर्ड। सो ऐसा है, समझा गया बात को, जम रहा है क्या?
तो की डिस्क्लोजर्स। एंड आखिरी में क्या बोलता है, वेरी सिंपल, whether attention is focused on a particular aspect of the entity's business that is separately disclosed in the financial statements, like in the case of न्यूली एक्वायर्ड बिजनेस। नया बिजनेस अगर अपन ने अभी लिया है तो उसका परफॉर्मेंस देखना है, तो उसके लिए स्पेसिफिकली क्या क्या देखेंगे बातें, कि वो नए बिजनेस ने कितना सेल किया, कितने उसके लिए खर्चे करे, वैसा। समझा बात को? तो ये 3 बातें आपको किसके लिए ध्यान में रखनी है, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस या डिस्क्लोजर्स के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज होल के लिए। अभी नेक्स्ट, अरे अगर कानून ने बोला है तो वो मटेरियल हो गया आपके लिए। जैसे AS 18 एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, AS 18 बोलता है आपको क्या करना है, रिलेटेड पार्टीज को डिस्क्लोजर करना है, मटेरियल हो गया। फिर उसके बाद AS 17 बोलता है सेगमेंट इंफॉर्मेशन, आपको बिजनेस के सेगमेंट्स के हिसाब से आपने कितना रेवेन्यू अर्न किया, उसके लिए कितने खर्चे आपने इनकर किए, आपको वो डिस्क्लोज करना है। तो आपको वो क्या हो गया, वो मटेरियल हो गया, FRF के हिसाब से, लॉ के हिसाब से, ऐसा। अभी रिवीजन इन मटेरियलिटी खत्म होने आया स्टैंडर्ड, अभी इट इज डन। अरे मानो भाई, बात मेरी सही बोल रहा हूं, कितना आराम से हो गया, एकदम बढ़िया एकदम। और ऐसे पढ़ना कि अब वो दिमाग में रहे भाई। फास्ट ट्रैक मतलब ऐसा नहीं होता कि फटाफट पढ़ाया सर ने मतलब फास्ट ट्रैक हुआ, समझाएगा, आराम से पढ़ सकते हैं, आपको सुनना है, समझना है, डन, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, अभी रिवीजन इन मटेरियलिटी, ऐसा नहीं है एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता, समझा गया, कि एक बार मटेरियलिटी सेट कर ली, खलास, अब ये मटेरियलिटी जिंदगी भर रहेगा। ये मटेरियलिटी आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। वक्त, हालात, जज्बात बदल गए, मटेरियलिटी चेंज होगी। तो इफ देयर इज अ, देखो अपन ने मटेरियलिटी सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से सेट करी थी कि नहीं, स्पेसिफिक सर्कमस्टेंस, अब वो सर्कमस्टेंस ही बदल गया तो मटेरियलिटी भी तो बदलना पड़ेगा ना बच्चा, बराबर है कि नहीं। आपको जो बिजनेस के बारे में अंडरस्टैंडिंग थी उसके हिसाब से आपने मटेरियलिटी सेट करी थी, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग बदल गई मटेरियलिटी भी बदल जाएगी। आपको कुछ नई इंफॉर्मेशन प्राप्त हो गई, अंडरस्टैंडिंग बदल गई, मटेरियलिटी बदलेगा, सर्कमस्टेंसेस बदल गई, मटेरियलिटी बदल जाएगा। बट मैं क्या बोल रहा हूं, एडिशनल नई इंफॉर्मेशन आ गई तो भी मटेरियलिटी चेंज करना पड़ेगा। सो यहां पे क्या लिखा हुआ है, इफ देयर इज अ चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, न्यू इंफॉर्मेशन और द चेंज इन ऑडिटर्स अंडरस्टैंडिंग, तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, वी विल चेंज व्हाट, मटेरियलिटी। क्लियर है एकदम, बोलो आया ना, यस सर। अभी फोकस करने का मैं क्या बोल रहा हूं, मटेरियलिटी के ऊपर और क्या बेस था, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, क्योंकि परफॉर्मेंस मटेरियलिटी लेस देन मटेरियलिटी, बराबर है कि नहीं, अमाउंट और अमाउंट सेट एट लेस देन मटेरियलिटी। तो अपन अगर मटेरियलिटी को रिवाइज कर रहे हैं तो द ऑडिटर शुड ऑल्सो कंसिडर वेदर देर इज अ नीड टू रिवाइज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। समझा गया बात को, यस सर। लास्ट में वो क्या खत्म हो गया, पढ़ लीजिएगा उसको। तो मटेरियलिटी कब कब कैसे कैसे चेंज करना है, डॉक्यूमेंटिंग, एक बार डॉक्यूमेंटिंग पढ़ा देता हूं फिर खत्म करते हैं इसको। हाँ पढ़ ले, अंडरलाइन भी करो, ऐसे सिर्फ घूरो मत ऐसे उसको, जो जो समझ में आता है वो लिखते भी जाने का उसको। कर भाई, अंडरलाइन हाईलाइट कुछ तो कर। और
अब डॉक्यूमेंटिंग द मटेरियलिटी, जितना भी जो काम किया उसको क्या कर लो भैया, डॉक्यूमेंट कर लो। क्या आपने मटेरियलिटी बनाई? यस सर। क्या हमने क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस डिस्क्लोजर्स के लिए भी मटेरियलिटी बनाई? यस सर। क्या परफॉर्मेंस मटेरियलिटी सेट किया? यस सर। क्या इसमें चेंजेस भी करे? यस सर। देखो सब हो गया, चारों पॉइंट सही है ना। वो ऐसे 230 की बात है बच्चा, ये वो बोल रहा है कि ये डॉक्यूमेंट करना है। डॉक्यूमेंट कैसे करना है, उसमें क्या क्या आना चाहिए, ये वो ज्ञान आपको ऐसे 230 में मिलेगा, जो अपना चैप्टर नंबर 6 होगा। और अब ये कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे आप लोग, ऑडिट, रिस्क और मटेरियलिटी। एक बार आप पढ़ेंगे फिर मैं आपको समझाऊंगा। चलो रे, नो टॉकिंग गाइस, क्या कर रहे हो? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। तुम लोग क्या करोगे? सिर्फ मटेरियलिटी लिख के आओगे, ऑडिट रिस्क का डेफिनेशन लिख के आओगे, हाँ हो गया, मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क आता है, फुल मार्क्स मिलेंगे। इसका कनेक्शन समझो, अच्छे से पढ़ो, फिर मैं समझाता हूं आपको। इसीलिए तो आपको पढ़ने के लिए बोला, नहीं तो थोड़ी बोलता। ये क्या है, ये पढ़ के क्या लिखना है ये पता होना चाहिए। अगर अपन पढ़ेंगे नहीं तो कभी लिखते ही नहीं आएगा। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। समझा क्या? ये हुआ क्या पढ़ के? लेट्स प्रोसीड जी। अगर अभी आप इसके अंदर देखोगे तो सिंपल सी बातें हैं, स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस में चलेंगे अपन। जो मैंने हाईलाइट किया है आप देखोगे स्क्रीन पे, उससे आपको समझ में आएगा कि सर ये कितना आसान हो चुका है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, अपने को देना क्या है, ओपिनियन, बराबर है कि नहीं। मटेरियलिटी और ऑडिट रिस्क के बारे में बात करते हैं तो अपन क्या बोलते हैं, पहले मटेरियलिटी से स्टार्ट करते हैं ना। मटेरियलिटी के लिए क्या बोला अपन ने कि इट इज यूज्ड इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एंड इवेल्युएटिंग द इफेक्ट ऑफ आइडेंटिफाइड एंड अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट्स। क्लियर एकदम? यस सर। फिर उसके बाद ये इवेल्युएट क्यों करते हैं, टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन द इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब फिर वो मटेरियलिटी को कहां यूज होता है वो डिफाइन किया। अब उसको कनेक्ट करना है कि ओपिनियन, तो व्हाट इज ओपिनियन? In conducting the audit of financial statement, the overall objective is to express what? To obtain what? Reasonable assurance. फिर अपना चालू हो गया that financial statements are free from material misstatements whether due to fraud or error and it is prepared in all material respects in accordance with the applicable financial reporting framework. बराबर एकदम। अब वो reasonable assurance देने के लिए, अब आपको समझ में आया ना, ओपिनियन देना अपने को कि whether it gives what? Reasonable assurance. अब ये रीजनेबल एश्योरेंस हम लोग कैसे दे सकते हैं? बाय ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस एंड टू रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू एन एक्सेप्टेबली लो लेवल। तो आपको समझा क्या, उसने मटेरियलिटी और ऑडिट रिस्क पे कैसा पहुंचा वो समझा क्या? स्टार्ट किया मटेरियलिटी से, ऑडिट रिस्क तक पहुंचाने के लिए उसने कैसा कनेक्शन जोड़ते गया, समझा क्या आपको? तो उसने पहले
मटेरियलिटी के बारे में बोला कि मटेरियलिटी यूज करेंगे और इवेंचुअली ओपिनियन देंगे। ओपिनियन देने के लिए वी ऑब्टेन व्हाट, रीजनेबल अश्योरेंस। रीजनेबल अश्योरेंस देने के लिए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट सो दैट वी रिड्यूस द ऑडिट रिस्क टू एन। तो फिर ऑडिट रिस्क मतलब क्या है, फिर ये यहां पे बोल दिया। समझा बात को? ऐसा है भाई, वो शुरुआत उसको मटेरियलिटी से करनी थी, एंड उसको ऑडिट रिस्क तक करना था। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क। ऐसा कॉन्सेप्ट बनाते हैं। क्लियर है? बच्चे को जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क एज पर एसए 320, मटेरियलिटी ऐसे ऐसे लिख के आता है एंड ऑडिट रिस्क का डेफिनेशन लिख के आता है, उसको लगता है मार्क्स मिलने चाहिए। नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम सिर्फ फर्स्ट और फोर्थ पॉइंट लिख के आते हो। बराबर है कि नहीं? और डेफिनेशन लिख दिया, उसका कनेक्शन लिखना है। समझा? सब लिख सकता है, बट अपने को इधर ऑलरेडी बहुत कंटेंट है ना? सो मटेरियलिटी एंड ऑडिट रिस्क का कंसीडर व्हाट थ्रू आउट दी ऑडिट। ये देख लो, अपन ने पढ़ा था क्या ये वापस से? डन। चलिए, तो अब बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। अभी ये वाला टॉपिक क्यों आता है? आखिरी टॉपिक है इस यूनिट का। आईसीए मॉड्यूल में से यूनिट नहीं कराया, अपन ने अपने लिए कराया उसको। और एक्चुअली इस चैप्टर नंबर 3 के और सब यूनिट्स हो सकते हैं, तो होपफुली इन द नेक्स्ट एडिशन आई विल डू इट। तो अभी अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी वाला पार्ट क्यों है? क्योंकि हमने रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में क्या बोला था कि वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बाय अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इट्स इंटरनल कंट्रोल। सो अब मटेरियलिटी, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट के लिए मटेरियलिटी चाहिए था, तो मटेरियलिटी क्या है वो डिफाइन कर दिया। बट अब वो बोलता है कि यू हैव टू ऑल्सो ऑब्टेन व्हाट द अंडरस्टैंडिंग। तो भैया अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या अंडरस्टैंडिंग लेना है, उसकी बात हो रही है। समझे क्या बात को? तो क्या क्या अंडरस्टैंडिंग लेना है? सबसे पहले, एकदम पहले जो मेन हेडिंग्स है उसके ऊपर फोकस करेंगे। फिर उसके बाद जो अंदर के एग्जाम्पल्स है, आप वो पूरे एग्जाम्पल्स को अच्छे से रीड करेंगे, क्योंकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल्स, तो कौन सा अंडरस्टैंडिंग लेना है, बराबर, या तो बोलेंगे व्हाट आर द एरियाज जो हमने अंडरस्टैंडिंग लेना है। तो ऐसे पूरा आपको एंड टू एंड आंसर लिख के आना पड़ेगा। कितना छोटा सा आंसर है वो, है कि नहीं? कितने पेजेस है? 1 2, बाकी तो क्या एकदम सिंपल है। सो ध्यान से सुनना, मैं हेडिंग समझा दूंगा, आप अंदर का कंटेंट पढ़ लीजिएगा। क्या लिखा है? फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड दी, क्या बोलता है, रेलेवेंट, क्या बोलता है, इंडस्ट्री। आप कौन से इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो, बराबर है। फिर इंडस्ट्री के बाद क्या बोलता है नेक्स्ट, द रेगुलेटर। उस इंडस्ट्री में आपका रेगुलेटर कौन है? मतलब अगर आप टेलीकॉम इंडस्ट्री में हो तो आपका रेगुलेटर है ट्राई, अगर आप बैंकिंग इंडस्ट्री में हो तो आपका रेगुलेटर है आरबीआई। समझा क्या बात को? तो ऐसा द रेलेवेंट इंडस्ट्री, इट्स रेगुलेटरी ऑथोरिटी एंड द अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूडिंग व्हाट, द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, कि आपको कौन से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क्स एप्लीकेबल है। कंपनी है, बराबर, तो शेड्यूल 3, बैंक्स है तो 3rd शेड्यूल, अगर आप ट्रस्ट हो तो बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट के अंदर है या सोसाइटीज के अंदर है, क्या हो आप उसके हिसाब से। समझ में आया क्या आपको? बोलो आया ना? सो क्या क्या अंडरस्टैंडिंग लेना है आपको? एकदम सिंपल, पहले ओवरऑल इंडस्ट्री, रेगुलेटरी ऑथोरिटी एंड अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स इंक्लूडिंग एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्लियर एकदम? अब ये ग्लोबल बेसिस पे अंडरस्टैंडिंग लिया, अब उसके अंदर जाएंगे, उसके अंदर अपन जाएंगे और बात करेंगे अबाउट द नेचर ऑफ द एंटिटी। मतलब सेकंड पॉइंट रे, हम बात करेंगे अबाउट व्हाट, द नेचर ऑफ द एंटिटी।
अब पहले अपन ने टोटल ऊपर से देखा कि ये कौन सी इंडस्ट्री में है, रेगुलेटर कौन है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्या है, समझा क्या बात को। अब उसके बाद हम लोग आगे जाते हैं और बात करते हैं अबाउट व्हाट द नेचर ऑफ द एंटिटी। बराबर, नेचर ऑफ द एंटिटी में मतलब हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि उसके अंदर जा रहे हैं कि उनके ऑपरेशंस क्या है, बराबर के नहीं, इनका ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है, कौन से टाइप के इन्वेस्टमेंट्स करे हुए हैं, बराबर के नहीं, हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड, हाउ इट इज फाइनेंस्ड, डेट इक्विटी कितना है, ओनर्स फंड, आउटसाइडर्स फंड, हाउ इट इज फाइनेंस्ड, उसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। समझा गया आपको। सो नेचर ऑफ द एंटिटी में हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहां पे क्या हुआ, ज्यादा ठंड लग रहा है, अच्छा तो बोलना है ऐसे फिर, और तुम लोग बोल सकते हो ऐसे, ठीक है 10 मिनट रुक सकता है क्या कि बुला लूँ ऐसे, तू बोलेगा तो बुला लूंगा। हाँ 10 मिनट, 5:23 हो गया ना, 10-15 मिनट, 20 मिनट बुला लेता हूँ। 20 मिनट है वैसे, और कितना टाइम है, कोई बात नहीं, सब जगह चिल्ला एकदम, क्या है ठंडा रहता है ना तो फ्रेश फील होता है ऐसे, नहीं तो वो गर्माहट में या तो ऐसे इसमें तो यू फील टायर्ड दैट वे ओनली, ऐसा नींद आती है, कोई बात नहीं, उल्टा गर्मी में ज्यादा नींद आती है, कभी दोपहर में सो के देखना आंखें खुलती नहीं है गर्मी में, ठंड के मारे लेकिन नींद तो खुल जाती है कम से कम। क्या हो रहा कोई बात, आजा इधर आजा, चल। सो हम लोग कहां थे, द ऑपरेशंस, ओनरशिप एंड गवर्नेंस स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट्स एंड हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड एंड हाउ इट इज फाइनेंस्ड। तो हमने पहले क्या बोला, ओवरऑल बेसिस पे देखा है उसको, फिर उसके अंदर गए उसके ऑपरेशंस के बारे में, उसके ओनरशिप के बारे में, उनके इन्वेस्टमेंट्स, हाउ इट इज स्ट्रक्चर्ड एंड हाउ इट इज फाइनेंस्ड। फिर उसके बाद हम लोग और एंटिटी के बारे में 3 चीजें अपने को समझनी है, एंटिटी के अकाउंटिंग पॉलिसीज, उनके ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटेजीज, और उनके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। समझा गया। एंटिटी की 3 बातें समझनी है, कौन सी 3 बातें, उनके ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रेटेजीज, फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज, या कैसे भी बोलो, उनके अकाउंटिंग पॉलिसी, उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए क्या स्ट्रेटेजीज बनाए हैं, उनके बिजनेस रिस्क कुछ है क्या, ये भी समझेंगे हम लोग। और आखिरी में हम लोग क्या कहते हैं नेक्स्ट, एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अभी पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ लेना, और ये अंडरस्टैंडिंग जरूरी है ताकि आपको पता चले कहां पे स्पेशल अटेंशन देना है। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये एक बार कर लिया खत्म हो गया ऐसा नहीं है, बार बार आपको बिजनेस का अंडरस्टैंडिंग लेना पड़ेगा, क्योंकि बिजनेस कंटिन्यूअसली कीप्स ऑन चेंजिंग, राइट। पूरा पढ़ेंगे उसको विथ एग्जाम्पल्स। पढ़ेंगे, चलो। नो टॉकिंग।
क्या हुआ? पढ़ते जाओ। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट इसी में था ना, है ना? गुड, हो गया क्या पढ़ के आपका? या ओके। सो यहां पे हम लोग कंप्लीट करते हैं अपना क्या, पूरा यूनिट 1 अपना खत्म हो गया। मतलब आईसीएम मॉड्यूल के हिसाब से तो ये अपना कुछ भी खत्म नहीं हुआ है उस चैप्टर का। अभी हम लोग कल मिलेंगे और कल हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अभी देखो हमने रिस्क असेसमेंट के बारे में पूरी बातचीत कर ली। नाउ द सेकेंड पार्ट इस चैप्टर का मैं पहले आपको पूरा ब्रेकअप दे देता हूं। सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कंसिस्ट ऑफ व्हाट, इंटरनल कंट्रोल। फिर आगे आगे जाते बीच में ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट आता है। फिर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट अपना पढ़ के हो चुका है और इंटरनल कंट्रोल समझने के बाद फिर हम लोग आगे जो पढ़ते हैं वो है एसए नंबर 330। क्या पढ़ते हैं अपन? एसए नंबर 330, ठीक है ना? सो रिस्पॉन्स टू द असिस्टेंस। तो कल बहुत कुछ पढ़ के होने वाला है अपना। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कल फुल एनर्जी के साथ और पढ़ाई करेंगे, ठीक है? यस, थैंक यू वेरी मच, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय। तेरे लिए जल्दी छोड़ा बस।